हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारी मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की 4th डीपीपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस डीपीपी को स्टार्ट करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए जेट एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2 किलोमीटर with a speed of 360 kilometers per hour above the ground towards a target and releases a bomb। तो बोला गया कि हमारे पास एक जेट एरोप्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक कांस्टेंट हाइट पर फ्लो कर रहा है, दैट इज एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, और इस दौरान पर इसकी स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको एक टारगेट को हिट करना है। तो ये जो है एक बॉम्ब को रिलीज करता है। तो आगे बोला गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हिट द टारगेट एंड व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द टारगेट सो दैट द बॉम्ब शुड हिट द टारगेट। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि ये जो अपना बॉम्ब रिलीज कर रहा है टारगेट को, जब ये हिट करेगा तो कितने टाइम के बाद में ये हिट करेगा, राइट। और दूसरी चीज ये पूछी गई है कि इस दौरान पर बॉम्ब हमारा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी। और बोला गया है आपसे कि आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं। देखिएगा हमारी सिचुएशन हमें दे रखी है इस प्रकार से। हमारा ये एक जेट एरोप्लेन है और ये किसी टारगेट को हिट करना चाह रहा है, और ये जो ग्राउंड से है, ग्राउंड से इसकी हाइट हमें दे रखी है, दैट इज इट इज एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हम लोग 2000 मीटर भी लिख सकते हैं, राइट, इस प्रकार से। तो इस हाइट पर ये जो हमारा एरोप्लेन है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, और उसी दौरान पर ये एक बॉम्ब को यहां से रिलीज करता है। तो ऑब्वियसली जो स्पीड इस एरोप्लेन की होगी वही स्पीड उस दौरान पर इस बॉम्ब की होगी, यानी कि हमारे इस बॉम्ब की स्पीड जब इसने रिलीज किया होगा एरोप्लेन ने, इसकी स्पीड रही होगी 360 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर मान लीजिएगा कहीं हमारा पास में ये टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट जो है इसको ये हमारा टारगेट कंसीडर कर लो। इस बॉम्ब को, इस टारगेट को हिट करना है। तो ये तो सीधी सी बात है, ये सीधा तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो जिसके वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगा, राइट, ये इस तरीके से, और फाइनली ये ऐसे इस टारगेट को हिट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि ये रेंज, एक तो हमें ये पूछा गया है, और दूसरा कितने टाइम के बाद में ये जो बॉम्ब है इस टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो बॉम्ब की स्पीड दे रखी है 360 किलोमीटर पर आवर, इसको क्यों ना हम लोग हमारे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लें, यानी कि इसकी स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसकी स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हैं, तो बताइएगा जब हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारा 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर देखिएगा ये 316 को डायरेक्टली 18 से कैंसिल आउट करते हैं, राइट। तो 18 टू जा हमारा 36 होता है, देयरफॉर इट विल बी 20 टाइम्स जाएगा, और 20 इंटू 5 ये हमारा आ जाएगा 100। तो इस बॉम्ब की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो आ गई है हमारे पास में 100 मीटर पर सेकेंड, और अब हमें इसका टाइम ऑफ फॉल बताना है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो बॉम्ब के पास में कोई वर्टिकल स्पीड तो है नहीं, इनिशियली इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी है, 0 है। तो यानी कि वर्टिकली हम लोग इसको 2000 मीटर के लिए फ्री फॉल करा सकते हैं, उससे हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्री फॉल के लिए जो हमारे पास में टाइम पीरियड आता है, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में g, वेयर h इज द हाइट। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू हाइट कितनी है 2 किलोमीटर, या फिर इसको हम लोग 2000 मीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं। g की वैल्यू है हमारे पास में 10। तो ऑब्वियसली ये देखिएगा यहाँ पर ये एक 10 से 10 कट गया, 2 इंटू 200 यानी कि 400 आ गया। तो टाइम आ गया हमारे पास में अंडर रूट में 400, अंडर रूट में 400 यानी कि ये हो गया 20 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ द बॉम्ब ये तो हमारे पास में आ चुका है 20 सेकेंड,
और फिर हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड या फिर रेंज को भी बताना है, तो क्यों ना इसको भी देख लें। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टली ये जो बॉम्ब है इसी 360 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता रहेगा और इतने टाइम के लिए जा रहा है, तो इससे हम लोग हमारी रेंज को निकाल लेंगे। सो वी कैन से द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी u इंटू टी, राइट। u है हमारे पास में 100 और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास में 20, यानी कि ये जो बॉम्ब है हॉरिजॉन्टली 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की नजर डालें तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है। चलिएगा, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रही होगी। इन केस कोई डाउट कंफ्यूजन आती है तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर। तो हमारे पास में ये ए और बी, ठीक है ना, ए और बी ये हमारे पास में दो यहाँ पर बॉल्स है और ए और बी पॉइंट से इन बॉल को इस तरीके से फेंका गया है, राइट। और उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 120 मीटर का है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनके लिए हमारी कौन सी कंडीशन सही होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, कंडीशन ए बोला गया है कि द टू बॉल्स कैन नेवर मीट, कि दोनों बॉल्स जो है वो कभी मीट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, अगली कंडीशन को स्टडी करते हैं। अगली कंडीशन बोली गई है कि द बॉल्स कैन मीट इफ द बॉल बी इज थ्रोन 1 सेकेंड लेटर, कि ये दोनों बॉल मीट कर सकती है अगर हमारी ये जो बॉल बी है इसको अगर हम लोग 1 सेकेंड के बाद में फेंकें तो। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहा गया कि द टू बॉल्स मीट एट ए हाइट ऑफ 45 मीटर, कि दोनों जो बॉल्स है वो एट हाइट ऑफ 45 मीटर पर मीट करेगी, या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सी भी कंडीशन हमारी सही नहीं बैठ रही है। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है ना कि अगर हमारी बॉल आपस में मीट कर रही है और दोनों को यहां पर साथ में छोड़ा गया है, तो दोनों कोलाइड करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो हमारी सेम हो, राइट। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट की बात करें, ए बॉल की बात करें, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये 50 sin 37 डिग्री, और बी का तो ये सीधा सीधा, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, तभी ये दोनों बॉल्स जो है, ठीक है ना, ऊपर जाते जाएगी। क्यों, और ऑब्वियसली ये अप्रोच कर रही है, तो अप्रोच कर रही है और ऊपर साथ में जा रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये कोलाइड हो सकती है अगर इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहे तो ही। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारी सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। सो वी कैन से कि टू बॉल्स विल मीट इफ, ठीक है ना, दोनों बॉल्स मीट करेगी अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो हमारे सीधा वर्टिकल ही है तो इसको हम लोग वी भी बोल लेते हैं, और वी ए वाई की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 50 sin 37 डिग्री, तो ये लिख लिए 50 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू ये वी भी हमारा अननोन है, और sin 37 डिग्री डियर स्टूडेंट्स आई होप ये आपको अच्छे से पता होगा, sin 37 3 4 5 ये इस तरह से ट्राइंगल बनता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ये हो गया 3/5, ये हो गया हमारा 3/5। ठीक है, तो यहां पर ये देखिएगा क्या करते हैं, ये 50 हमारा 5 से 10 टाइम्स जाएगा और 10 इंटू 3 ये हमारा 30 बन जाएगा, यानी कि ये बन गया 30 इज इक्वल टू वी बी, या फिर यहां से हमारे पास में बी की जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, और यहाँ पर हमें ये दे भी रखा है वैसे, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह से ये डायग्राम दिया होता तो ये शायद मेंशन नहीं होता। ठीक है, तो वी बी हमारे पास में आ गया। अब दूसरी ये चीज है कि हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के बाद में, ठीक है ना, ये आपस में मीट करेगी। तो जब ये मीट करेगी तो ये जो पहली वाली बॉल है, ठीक है ना, ये पहली वाली जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टली 120 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सिचुएशन को हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व करें तो बी को जो है हॉरिजॉन्टली ए इस तरह से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी, और कोलाइड होने के लिए, मीट होने के लिए उसको 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग कह लेते हैं इसको
अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ देयर मीटिंग। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसीलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों के लिए ही जीरो हो गया, तो इक्वेशन हमारी ये इतनी रह गई। चलिएगा यहां पर अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो देखिएगा अगर हम लोग बी की नजर से सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो ए को कोलाइड होने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा 120 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एस ए बी दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अलोंग एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना मिलेगा हमें, ये आ जाएगा हमारा 120। और रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कह सकते हैं कि यू ए बी एक्स, ठीक है ना, दैट इज ये हो जाएगा यू ए एक्स माइनस यू बी एक्स, राइट, यू बी एक्स, ठीक है, इनटू द टाइम ऑफ मीट। तो ये बन गया हमारे पास में 120 इज इक्वल टू यू ए एक्स, यानी कि ये जो ए बॉल है इसका हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये 50 cos 37 डिग्री, सो इट विल बी 50 cos 37 डिग्री माइनस ये जीरो हो गया इनटू द टाइम ऑफ मीट। तो ठीक है, ये आ गया 120 इज इक्वल टू ये 50 इंटू कॉस 37 डिग्री, यानी कि ये आ गया हमारा 4/5 इंटू टाइम ऑफ देयर मीट। तो यहां पर ये 55 से 10 टाइम्स जा रहा है, राइट। तो अब हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारा 4 इंटू 10 40 हो गया, तो t क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 40। सो वी कैन से द टाइम ऑफ मीट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 40 आ गया। और यहाँ पर ये 10 से 10 कैंसिल आउट करिएगा और 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हमारे पास में 3 सेकेंड हमको मिल गया है, यानी कि दोनों जो बॉल्स है वो 3 सेकेंड के बाद में मीट कर सकती है, राइट। ठीक है, तो इतना हमने इसको एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं कि ये वर्टिकली कितनी दूरी पर जाके कितनी हाइट पर ये मीट करेगी, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब हमारी जो बी बॉल है वो तो ऑब्वियसली सीधी सीधी जा रही है, तो क्या करेंगे 3 सेकेंड के लिए हमारी बी बॉल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इससे हमें दोनों बॉल्स का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। जब ये कोलाइड करेगी तो कितने हाइट पर कोलाइड करेगी उसको हम लोग निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, बॉल बी के लिए हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बी बॉल के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक तो हम लोग कह सकते हैं मीटिंग के लिए क्या जरूरी है कि ए बॉल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उतना ही हमारा बी बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से कि एस ए वाई इज इक्वल टू एस बी, राइट, दैट इज एस ए वाई इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बी बॉल के लिए क्या हो जाएगा, यू बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे वाले डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। तो यू बी ये हमारे पास में 30 हमने ऑब्टेन किया है, इंटू द टाइम ऑफ मीट इज 3 माइनस हाफ इंटू जी हमारे पास में 10 है इंटू टाइम ऑफ देयर मीट 3 सेकंड आया तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 30 इंटू 3 दिस इज आवर 90 हो गया, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 है इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो इट विल बी 90 माइनस 5 इंटू 9 यानी कि आ गया 45, और 90 माइनस 45 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 45 मीटर्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में सही बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा द टू बॉल्स कैन नेवर मीट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द बॉल्स कैन मीट इफ द बॉल बी इज थ्रोन 1 सेकेंड लेटर, नहीं तुरंत हो जाएगा, उसी दौरान पे ये सिचुएशन हमारी हो जाएगी, साथ में दोनों को फेंकेंगे तो भी। द टू बॉल्स कैन मीट एट ए हाइट ऑफ 45 मीटर, बिल्कुल यही अभी हमने ऑब्टेन किया है कि दोनों जो है वो वर्टिकली 45 मीटर हाइट पर मीट करेंगे। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज द टू बॉल्स मीट एट ए हाइट ऑफ 45 मीटर, राइट। तो आई होप इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। चलेंगे फिर हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, समझते हैं। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड u एट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। दो पार्टिकल्स है और दोनों को सेम पॉइंट से फेंका गया है, सेम स्पीड के साथ में, दैट इज u स्पीड के साथ में, और इन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, एक का अल्फा है दूसरे का बीटा है हॉरिजॉन्टल से। फिर आगे कहा गया कि द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय देम आर h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली, r इज द रेंज फॉर बोथ। तो दोनों के द्वारा अलग अलग हाइट अटेंड करी गई, क्या है, ए के लिए h1 दूसरे के लिए h2, लेकिन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है तो ऑब्वियसली हमारे पास में ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि इफ t1 एंड t2 आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स रिस्पेक्टिवली देन विच अमंग्स द ऑप्शंस इज और आर करेक्ट। अगर इन दोनों की इंडिविजुअली t1 और t2 हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट्स है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी कंडीशन इनकरेक्ट है, यानी कि जो सही नहीं है उसको हमें चूज करना है। राइट, तो देखिएगा पहली कंडीशन तो हमारी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे बेसिकली क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। सो वी कैन से कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सो वी कैन से कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर सेम, ठीक है ना, दोनों की रेंज सेम होती है। देयरफॉर इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 रेडियंस होगा। फिर दूसरी कंडीशन में देखिएगा रेंज और इनके हाइट्स के बीच का कंपैरिजन चल रहा है। तो चलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा हम लोग H1 को देखते हैं। H1 यानी कि हमारा पहले पार्टिकल के लिए जिसको हमने अल्फा एंगल से फेंका है उसके लिए मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है, इट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास में अल्फा है, सो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में ये 2g हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग H2 के लिए भी बोल सकते हैं। H2 हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और बीटा को हम लोग 90 माइनस अल्फा से बता सकते हैं। चलिए ऐसा ही करते हैं। अब हम लोग H2 की बात करेंगे। देखिएगा H2 क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और बीटा को हम लोग 90 माइनस अल्फा से भी बता सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन में ये 2g हो गया, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फा हमारा कॉस अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिएगा इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो h1 इंटू h2 कर लेते हैं। तो h1 इंटू h2 करते हैं, h1 हमारा आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g इंटू h2 आया हमारे पास में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में ये 2g इस प्रकार से। ठीक है, तो h1 इंटू h2, राइट, ये देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर दोनों को साथ में लिख लेते हैं, और दोनों टर्म्स हमारे काफी सिमिलर है, यानी कि हम लोग इसको टोटल का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये u की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि आपका यू स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, और फिर पूरे का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाई 2g, और ये हमारा पूरे का होल स्क्वायर हो गया। राइट, चलिएगा यहां पर अब हम लोग बोलेंगे h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, अब देखिएगा इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग इसको बोल लेंगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड विथ 2 इंटू 2g। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है दिस इज 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में g, ये हमारी रेंज होती है। देखिएगा ये 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, ये हमारा रेंज हो जाएगा। देयरफॉर यही इक्वेशन को हम लोग कैसे अब लिख सकते हैं, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, ये रेंज हो गई, और डिवाइड में 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में रेंज बाई 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r बाई ये 4 हो गई।
ठीक है, इधर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट में h1 इंटू H2 इस प्रकार से। तो हमारा देखिएगा बी ऑप्शन ये भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब तीसरे ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है और इनके रेशियो की बात हो रही है। तो T1 अपॉन में T2 जब हम लोग करेंगे, T1 यानी कि हमारे पास में पहले वाले पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन में g, और दूसरे के लिए बीटा एंगल जिसको हम लोग 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, विच इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन में ये g हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये g से g को कैंसिल आउट करिएगा, 2u से 2u को कैंसिल आउट करिएगा, तो साइन अल्फा अपॉन में साइन 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा हमारा कॉस अल्फा होता है, यानी कि ये बन गया हमारा साइन अल्फा अपॉन में ये कॉस अल्फा, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये हो गया हमारा टेन अल्फा। तो ऑब्वियसली हमारे पास में तीन ऑप्शन तो ये सही हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब हमारा चौथा ऑप्शन ही सही आंसर बैठेगा, ठीक है ना, जो कि इनकरेक्ट होगा। चलिए इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें H1 और H2 का रेशियो पूछा गया है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी को एनालाइज कर लेते हैं, इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा गया है। तो H1, ठीक है ना, ये है हमारे पास में u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g डिवाइड में H2 की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई के में इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2g अपॉन में u स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा H2 हमारे पास में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2g अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये u स्क्वायर से u स्क्वायर को कैंसिल आउट करिएगा, ये 2g से हमारा 2g कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर अल्फा। देयरफॉर दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू टेन अल्फा, राइट। और क्या ये हमारा ऑप्शन इसके साथ मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं, राइट। इसके लिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ H1 अपॉन H2 होना जरूरी था, तो जो इनकरेक्ट है वो हमारा ऑप्शन डी में हमें यहाँ पर मिल गया है, राइट। तो आई होप इसको आपने अच्छे से समझा होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल विथ एन इनिशियल स्पीड u। कि कोई हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हमने ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका है, जिसकी इनिशियल स्पीड हमने u दी है। टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो कितने टाइम के बाद में, ठीक है ना, किसी टाइम के दौरान पर जब उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो टाइम हमसे पूछा गया है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहां पर मान लीजिएगा कि हमने इस बॉल को ये फेंका है एक एंगल के साथ में, ये इस तरीके से मान लीजिएगा विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u और हॉरिजॉन्टल के साथ में इस प्रकार से थीटा एंगल पर। तो क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, तो क्या होगा, ये जो हमारी बॉल है, ठीक है ना, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी, ये इस तरह से होते हुए फाइनली इस पॉइंट पर फॉल करेगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो ये यहां पर है, ठीक है ना, जहां पर ये इसके वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा हाफ पाथ में तो कहीं बनेगी नहीं, सेकंड हाफ के पाथ के लिए बनेगी, और वो पॉइंट कुछ यहां पर कंसीडर कर लीजिएगा। तो इस दौरान पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसके पाथ से टेंजेंशियल कुछ इस प्रकार से, जैसे ये वेलोसिटी हमारी v है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करें और इसको अगर हम लोग ऐसे पीछे एक्सटेंड करें, तो इन दोनों के बीच में हमारा जो एंगल बनना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये हमारी सिचुएशन जो है
ये कितने टाइम के बाद में आएगी, ये टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिएगा, अब देखिएगा, एज पर दिस सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में u वेक्टर और ये जो v वेक्टर है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन से हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे से जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलता है, राइट। सो वी कैन से कि आवर velocity vector, final velocity vector is perpendicular to initial velocity vector, so their dot product must be, that is v vector dot product with u vector must be equals to 0। ठीक है, तो यहां पर इस v वेक्टर की हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहां पर ठीक है ना, वेक्टरली लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी डॉट प्रोडक्ट विथ u वेक्टर इज इक्वल टू g हो गया, राइट। तो यहां पर इसको डॉट प्रोडक्ट यहां पर करिएगा, तो यहां पर u वेक्टर डॉट u वेक्टर ये हो गया हमारा u स्क्वायर, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनका स्क्वायर हो जाता है, प्लस जी टी डॉट प्रोडक्ट विद यू वेक्टर, यानी कि ये बन गया हमारे पास में जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद यू वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इसमें क्या होता है ए बी कॉस थीटा, सो दिस विल बी जी यू टी कॉस। अब देखिएगा जी और यू के बीच में एंगल, जी हमारा ऐसा है तो यहां तक तो ये 90 डिग्री है, फिर बाद में ये प्लस थीटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, राइट। तो एंगल को हम लोग लिख लेंगे जी और यू के बीच में इट विल बी 90 प्लस थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर और कॉस 90 प्लस थीटा। देखिएगा एली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हैं, इसको 90 प्लस थीटा यानी कि ये आ गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंगली हमारा कॉस होता है नेगेटिव में, तो आंसर होगा नेगेटिव से स्टार्ट, और फिर एंगल को हमने वर्टिकल लाइन से डिफाइन किया है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, तो कॉस का यानी कि साइन हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा। Therefore cos 90 plus theta will be minus sin theta, so we can say it to be as minus of gut sin theta is equals to 0, इस प्रकार से। चलिएगा, अब ये माइनस वाले टर्म को इधर ले लीजिएगा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज gut sin theta is equals to u स्क्वायर। दोनों साइड से एक u से u को कैंसिल आउट करिएगा, तो अब हम लोग t की वैल्यू बता सकते हैं, तो t क्या आ जाएगा दिस u डिवाइडेड विद g साइन थीटा, यानी कि ये आ गया u अपॉन में g साइन थीटा। तो ये हमारा टाइम के लिए आंसर हो गया। इसको हमारे ऑप्शन में देखते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग आगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया गया, किस एंगल से 53 डिग्री एंगल से, और इसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मेक एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज, तो कितने टाइम के बाद में हमारा जो ये पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे सिचुएशन को एक बार डायग्रामेटिकली बना लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, लेट अस से कि ये हमारा इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और यहाँ पर हमारी कोई पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है, या फिर ये कोई बॉल कंसीडर कर लो, इसको जो है हमने एक इनिशियल स्पीड इस तरीके से, इनिशियल स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ में 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, और क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस तरह से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए
ठीक है ना, ये इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए फाइनली ये इस पॉइंट के ऊपर में फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद में ये जो हमारा पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ऐसे हमारे पास में दो पॉइंट हो सकते हैं, एक ये जाते वक्त, ठीक है ना, और दूसरा ये वापस सेकंड हाफ में नीचे वापस आते वक्त। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है इसके पाथ से टेंजेंशियल इस प्रकार से, लेट अस से कि ये हमारी v है, और वापस आते टाइम पर भी सेम लेवल पर ये रहेगी, तो यहां पर इसकी भी जो स्पीड है इसको हम लोग v से बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों ही टाइम के दौरान पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ में हमारा 45 डिग्री इस प्रकार से बना रहा है। ठीक है, तो ये टाइम हमसे पूछा गया है कि ये कंडीशन जो है हमारी कौन से टाइम में देखने को मिलेगी, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक कितने टाइम में आएगा, और दूसरा वाला टाइम जो हमें मिलेगा वो ये वाला। ठीक है ना, ये T1 बोल लो, ये T2, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिएगा देखते हैं फिर अब हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, ठीक है ना, इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जो ux है वो चाहे इसकी बात करो या फिर यहां पर बात करो ये तो हमारी सेम रहेगी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज ux इज इक्वल टू u cos 53 डिग्री। u हमारा कितना है 100 और cos 53 डिग्री, राइट, cos 53 डिग्री यानी कि ये हो गया हमारे पास में 3/5। अब यहां पर ये 100 को 5 से कैंसिल आउट करिएगा, 20 टाइम्स जाएगा, और 20 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हम लोग कह सकते हैं ये हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, और vx जो है वो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर ये ux के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा क्या रहता है 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी नहीं, यानी कि ये vx विल बी इक्वल टू ux। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम लोग, ठीक है ना, इन दोनों के लिए ही बात कर सकते हैं। वी कैन से कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू vy अपॉन में vx, और tan 45 डिग्री की वैल्यू ये हमारी 1 होती है। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कि vy विल बी इक्वल टू vx, vy विल बी इक्वल टू vx, और vx जो है वो ux के बराबर है, कितना है ये 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब vy हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, vy जैसे कि हमारे पास आ चुका है 60 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें कि t टाइम के बाद में ये हमारी वेलोसिटी इतनी आई होगी वर्टिकली, तो उससे हमारे पास में टाइम निकल के आ सकता है। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि जैसे ये वाला पार्टिकल कंसिडर कर लो, इस दौरान पर ये हमारा मान लो कुछ t1 टाइम के बाद में यहाँ आया है, जिसने इसने 45 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया। तो इसके लिए यहां से लेके यहां तक हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकली अप्लाई कर लेते हैं। तो वी कैन से कि vy इज इक्वल टू uy, ठीक है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा -g, और टाइम मान लो आपका t1 है। तो uy, ठीक है ना, uy हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज योर u sin 53 डिग्री। ठीक है ना, तो ये देखिएगा uy हो गया हमारे पास में u sin 53 डिग्री माइनस जी T1। तो देखिएगा ये बन गया हमारे पास में 60 इज इक्वल टू ये 100 इंटू साइन 53 डिग्री, यानी कि ये आ गया हमारा 4/5 माइनस जी हमारा 10 है और ये टाइम हमारा T1 है। तो यहां पर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 20 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 20 इंटू 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज 60 इज इक्वल टू 80 माइनस 10 T1। इस माइनस 10 T1 को लेफ्ट की तरफ ले लीजिएगा और 60 को इधर लाइएगा, तो 80 माइनस 60 यानी कि 20 बना देगा ये। तो ये आ जाएगा 10 T1 इज इक्वल टू 20, और फ्रॉम हियर वी कैन से T1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर जब पहुंचेगा ये 2 सेकेंड लगाएगा। जब ये
हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। हमें दूसरी वाली इसकी कंडीशन के लिए भी निकालना है कि इस दौरान पर ये कितना और टाइम लेगा। चलिएगा इसको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है ना, हम लोग यहां पर फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी, इस बार का टाइम हमारा t2, ठीक है ना। तो यानी कि ये यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। अब वर्टिकल वेलोसिटी हमारी नीचे की तरफ है और ये हमारे पास आई थी 60, तो इसको अब हम लोग नेगेटिव में ले लेंगे। तो यानी कि ये आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 80 माइनस जी हमारा -10 इंटू t2। इसको इधर लीजिएगा -10 t2 को, तो ये आ जाएगा 10 t2 इज इक्वल टू 80 प्लस 60, यानी कि ये बन गया हमारा 140। और यहाँ पर 140 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा t2 आ जाएगा एज 14 सेकेंड्स। तो हमारे पास में दो टाइम है, एक है हमारा 2 सेकेंड और दूसरा इसके लिए है 14 सेकेंड। तो 14 सेकेंड 2 सेकेंड यानी कि ये दोनों ही हमारे सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड v। तो हमारे पास में काफी सारी बुलेट्स है और इनको सभी डायरेक्शन में फायर किया गया है सेम स्पीड से, v स्पीड से। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड। तो ग्राउंड में ये कितना मैक्सिमम एरिया तक स्प्रेड हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना है तो प्रोजेक्टाइल को हमें 45 डिग्री एंगल पर फेंकना चाहिए, राइट। यानी कि जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, अगर हम लोग इसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकें, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये हमारा इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिरेगा। तो हमारी यहाँ पर इस प्रकार से बुलेट्स चल रही है जिसको हमने हर डायरेक्शन में, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में इस तरह से घुमा के फेंका है। तो नीचे सरफेस पे एक एरिया बने जाएगा गोलियों का, राइट। तो यानी कि अगर हमने इसको हर डायरेक्शन में फेंका है तो ये इस तरीके से ये जाएगी हमारी, और इधर से जब इसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो ये हमारा इतना मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। लेकिन इसको हमने हर डायरेक्शन में इसको ऐसे फेंका है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक मैक्सिमम एरिया का बनेगा इस तरह से रेंज का, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल है इसकी जो रेंज है वही इसकी रेडियस हो जाएगी, और मैक्सिमम रेंज हमारी कितनी होती है, इट इज योर u²/g होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये रेडियस आ जाएगी। तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, आसान है, एरिया हो जाएगा हमारे पास में πr², और r की वैल्यू ये यहां से पुट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले हमारी जो मैक्सिमम रेंज है ये क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, ये हमें v दे रखी है तो v²/g। सो वी कैन से द मैक्सिमम एरिया कवर्ड विल बी पाई इंटू मैक्सिमम रेंज का स्क्वायर, यानी कि ये इसकी रेडियस हो गई सर्कल की। तो ये आ गया पाई इंटू आर, हमारे पास में क्या है v²/g इसका स्क्वायर, यानी कि ये बन गया पाई इंटू v⁴ ये g², इस प्रकार से। यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी विच इज पाई v⁴g², ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखिएगा अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि फॉर ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए एट t इज इक्वल टू t/3, at point B at t is equals to 5t/6 and reaches the ground at t is equals to T। तो हमारे पास में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड पे, और ये जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ए पे होता है एट टाइम t इज इक्वल टू t/3 पे, बी पॉइंट पर होता है एट टाइम t इज इक्वल टू 5t/6 पे, और ग्राउंड पर जो है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पर वापस पहुंच जाता है, यानी कि T। द डिफरेंस इन हाइट्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, तो ए और बी के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है,
ठीक है ना, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है सॉरी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जब हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंकते हैं तो उसके लिए हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इट इज गिवन बाय 2u(y) अपॉन में g। तो यहां से हम लोग u(y) की बात कर सकते हैं। u(y) हमारे पास में क्या हो गया, इट इज gt/a2 हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा हमारे पास में ये t इज इक्वल टू t/3 टाइम पर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो a पॉइंट पर होता है। लेट अस से इसकी हाइट हमारी ha है, तो ha सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू u(y) इंटू ta माइनस हाफ g ta स्क्वायर, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर t क्या है, t/3 है, इसको हमने यहाँ पर एक बार को ta से लिखा है, तो ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया हमारा u(y) इंटू दिस इज योर t/3 माइनस हाफ g इंटू t/3 का ये स्क्वायर, इस तरीके से चलिएगा। यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि ha इज इक्वल टू ये हमारा u(y), t की वैल्यू हम लोग 2u(y/g) पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया 1/3, ये वाला 1/3। t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या है हमारे पास में 2u(y) ये g है माइनस हाफ g, t/3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पर क्या है हमारी, यहाँ पर ये 1/3 एज इट इज, और t की वैल्यू 2u(y/g) पुट कर लीजिएगा, तो ये आ गया 2u(y/g) और इसका हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा u(y) और ये u(y) का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये न्यूमरेटर बन गया हमारा 2u(y)² अपॉन में 3g माइनस ये हमारा हाफ g, और ये हमने स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4u(y)² अपॉन में 9g², इस प्रकार से। तो ये बन गया हमारा 2u(y)² अपॉन में 3g माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर ये 4 2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ये हमारा 2u(y)² अपॉन में डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास में, ये एक g से g कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये आ गया 9g। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम हमारा 9g हो जाएगा, यानी कि ऊपर में हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, सो इट विल बी 6u(y)² माइनस 2u(y)² डिवाइडेड बाई ये 9g हो गया, इज इक्वल टू 6u(y)² माइनस 2u(y)² यानी कि ये हो गया 4u(y)² डिवाइडेड विथ 9g, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे हम लोग, ये u(y) की वैल्यू gt/2 से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 अपॉन में 9g इंटू ये आ गया gt अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा बाहर वाला टर्म ऐसे रहने दीजिएगा, क्या है 4 अपॉन में 9g इंटू इसका स्क्वायर करिएगा, तो ये आ गया g² इंटू t² अपॉन में ये 4, ये इस प्रकार से। यहाँ पर ये 4 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक g से g का टर्म उड़ा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, राइट, दिस विल बी एक g हमारा बच रहा है, तो ये आ गया gt² डिवाइडेड विथ ये डिनोमिनेटर में 9 बच रहा है, तो ये आ गया हमारा gt² अपॉन में 9 आ गया। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब इसी प्रकार से हम लोग पॉइंट बी के लिए एनालाइज कर लेंगे। हाइट हमारी क्या है, इसको हम लोग एच बी से बोल लेते हैं। ठीक है, तो एच बी के लिए बात करेंगे, तो एच बी के लिए भी हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइएगा, तो एच बी क्या हो जाएगा हमारा u(y) इंटू टी बी माइनस हाफ इंटू जी इंटू ये t(b²), और टाइम जो है इस दौरान का ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया, इट इज 5t/6। ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहां पर tb की वैल्यू पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा u(y) इंटू 5t/6 माइनस हाफ जी, t हमारा 5t/6, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, राइट। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये यू वाई एज इट इज, टी की वैल्यू ये हमने स्टार्टिंग में ऑब्टेन करी थी, क्या है 2u/g, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो ये हमारा 5/6, टी हमारा 2u/g है, इंटू 1/2g, इंटू यहाँ पर भी यही करिएगा, ये 5/6 इंटू टी हमारा 2u/g, इसका ये स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर ये न्यूमरेटर में 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो गया, और ये u y इंटू यू वाई यानी कि u/y² हो गया, डिवाइडेड विथ ये हमारा 6g बन गया, माइनस ये हाफ g एज इट इज, और यहाँ पर अंदर में स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और यहाँ पर ये देखिएगा, ये 6 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का स्क्वायर हमारा ये 9 होता है, तो ये आ गया 9 इंटू यू वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा u/y² हो गया, अपॉन में g का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक g से इस g को कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि ये टर्म हमारा बन जाएगा एज 10u/y² अपॉन में 6g, और ये देखिएगा ये न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा, -25, 9 इंटू 2 यानी कि 18 आ गया, ये u/y² अपॉन में ये एक g का टर्म बच रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी 18g। तो इसको 18g बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 30u/² माइनस 25u/² अपॉन में 18g, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5u/² 30 माइनस 25 यानी कि 5u² अपॉन में 18g इज इक्वल टू, ये आ गया 5 अपॉन में 18g, और u/y की वैल्यू, ठीक है ना, u/y की वैल्यू ये gt/2 से सब्सटीट्यूट करिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा gt/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास में 5 अपॉन में 18g, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा g² इंटू t² डिवाइडेड विथ 4, इस प्रकार से। तो देखिएगा ये अब आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, एक g से g को कैंसिल आउट करिएगा, ये g से एक g चला गया, राइट, और तो कुछ नहीं जा रहा है। तो यानी कि अब हमारी ये क्या हो गई इक्वेशन कि HB इज इक्वल टू 5g/t² अपॉन में 18 इंटू 4 यानी कि आ गया 72। तो हमें ये हाइट का डिफरेंस चाहिए था, यानी कि ये हमने HA ऑब्टेन कर लिया g/t²/9, और HB हमने ऑब्टेन कर लिया एज 5g/t² अपॉन 72, और हमसे क्या पूछा गया था, द डिफरेंस इन हाइट्स बिटवीन पॉइंट A एंड B, यानी कि HA और HB की हाइट का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस हमें पूछा गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि HA माइनस HB विल बी इक्वल टू HA, जैसे कि हमने ऑब्टेन किया, इट इज g/t² अपॉन 9 है, तो इसको पुट करिएगा, दैट इज इट इज g/t² अपॉन में ये 9 माइनस ये हो गया हमारा HB विच इज 5g/t² अपॉन में 72। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हमारा 72 हो गया, तो 9 8 जब हमारा 72 होता है, तो न्यूमरेटर हमारा 8 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8g/t² माइनस 5g/t² डिवाइडेड विथ 72, इस प्रकार से। 89 माइनस, ठीक है, सॉरी, ये हमारा 8g/t², ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, ये 8g/t², तो 8 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारे पास में 3 आ जाएगा, यानी कि ये बन गया हमारा 3g/t² अपॉन में ये 72 आ गया, और 72 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 24 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा g/t² अपॉन में 24। तो चलिए ऑप्शन में इसको ऑब्जर्व करते हैं, g/t² अपॉन में 24, तो ये हमारा हमको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इस प्रकार से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
कि ए कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, कि कोई एक कार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर बोला गया कि ये प्रोजेक्टाइल इज टू बी fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart at the same point on cart after the cart has moved 80 मीटर। तो इस कार्ट से एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फायर किया गया है कि जब ये वापस ऊपर जाके नीचे आएगा तो इसी कार्ट में उसी जगह पे गिरेगा जहां से इसको फेंका गया था, और इस दौरान पर हमारी जो कार्ट है वो 80 मीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी कि ये एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल की हमारी रेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। सो एट व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार्ट मस्ट प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइएगा कि कार्ट की रेस्पेक्ट में हमारे इस प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से फायर करना चाहिए ताकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कंसीडर कर लो, ये इस तरीके से, और यहाँ पर ठीक है ना, ये हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये कार्ट जो है ठीक है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि कार्ट की जो स्पीड है ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ठीक है, ये हमारी कार्ट की वेलोसिटी है, और प्रोजेक्टाइल जो है वापस कार्ट में ही गिर रहा है। तो यानी कि कार्ट के रेस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टाइल आपका सीधा जा रहा है, वापस सीधा नीचे आ रहा है, तो यानी कि कार्ट से जो प्रोजेक्टाइल है कार्ट के रेस्पेक्ट में ये सीधा वर्टिकली फायर हुआ होगा, है ना, यानी कि ये इस प्रकार से, ये बेसिकली इस डायरेक्शन में क्या हो गया, दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन यही हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार से दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यहां पर कार्ट की स्पीड हमें दे रखी है, ठीक है ना, कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे गया है, तो थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ ऐसे एक्ट कर रही है। तो इसके वजह से ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है एक हमारा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये फाइनली ग्राउंड पर इस पॉइंट पर कहाँ गिरा होगा, ठीक है ना, और इसी दौरान पर हमारी कार्ट भी यहाँ पर पहुंच गई, और बोला गया कि कार्ट ने जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो ये सीधा हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि इसके पास जो स्पीड होगी वो हमारे कार्ट वाली स्पीड होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट के दौरान पर, ठीक है ना। आई होप इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिएगा, ये कार्ट जो है ठीक है ना जिस स्पीड से गई है उसी डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, यानी कि वो भी हमारी कितनी होनी चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि कार्ट ने जो है 80 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जो जितने टाइम में कवर किया होगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन से कि दिस इज आवर रेंज अपॉन में स्पीड ऑफ द कार्ट। सो इट विल बी, रेंज हमारी 80 है और कार्ट की स्पीड कितनी है 30 है, सो इट विल बी 8/3 सेकेंड। तो कार्ट की जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने की टाइम है वो कितनी है हमारी 8/3 सेकेंड, और वही हमारे प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लो और ये हमारा जो है वो बी पॉइंट ले लो, और फाइनली ये सी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर गिरा होगा। तो बी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर है, और इस दौरान पर यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसका टोटल टाइम का हाफ टाइम लग रहा है, और इसके पास में जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है, जो कि क्या है बेसिकली, ठीक है ना, कार्ट की स्पीड के जितना ही है, क्योंकि हमारे पास में प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है जितनी कार्ट की ये स्पीड है, और वर्टिकल हमारे पास में क्या है जिस रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, इस प्रोजेक्टाइल को कार्ट के रेस्पेक्ट में फेंका गया है। ठीक है,
यानी कि अगर हम लोग ए से लेके बी पॉइंट तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, और टाइम हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। इसको हमने ए से लेके बी पॉइंट तक अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखिएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास में जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है, राइट, बेसिकली पहले तो हम लोग इसको रिलेटिव में लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, और इसको एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा हमारे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, रिलेटिव में इसको एक्सपांड कर सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इनटू t/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है वो हमारे कार्ट की स्पीड के बराबर है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एज दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ कार्ट के बराबर। तो vc माइनस vc ये हमारा 0 हो गया, सो इट इज 0। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये चीज है, ये जो है ये हमारा वेक्टर एडिशन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ और वर्टिकल डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ, इसको हम लोग आई कैप बता देंगे और ऊपर वाले को जे कैप बता देंगे। तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इसको आई कैप लिख लीजिएगा, और वर्टिकल में क्या हो गया हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये हमारा जे कैप हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर यूपी वेक्टर को एक्सपांड कर लिया वेक्टर के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, माइनस ये आ गया हमारे पास में यूसी, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो यूसी आई कैप इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10 जे कैप, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट तो हमारा 0 है तो ये 0 हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है 8/3 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। तो देखिएगा ये स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव में और ये हमारा नेगेटिव में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो चलिएगा इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला टर्म हमारा 0 है तो यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास में यूपीसी जे कैप, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, राइट, दिस इज योर माइनस 10 जे कैप 8/3 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज 0 इज इक्वल टू यूपीसी जे कैप माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, इस प्रकार से, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, ये इसको कैंसिल आउट करके 4 कर दिया है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 4 अपॉन में ये हमारा 3 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा जे कैप हो गया। इस टर्म को इधर की तरफ ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट जे कैप इज इक्वल टू 40/3 जे कैप, इस प्रकार से। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हमको मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसको हमारे ऑप्शन में कि दिस इज योर यूपीसी इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा ऑप्शन सी में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया है और 2 सेकंड के बाद में ये जो प्रोजेक्टाइल है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, आफ्टर 1 मोर सेकंड इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, 1 सेकंड के बाद में ये प्रोजेक्टाइल हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। देन टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शंस में दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट।
ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमारी सिचुएशन के लिए डायग्राम बना लीजिएगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कंसीडर कर लीजिएगा इस प्रकार, है ना। ये इस प्रकार हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, और हॉरिजॉन्टल से हमने हमारा प्रोजेक्टाइल को फेंका है ये इस प्रकार से विथ सम स्पीड लेट अस से u के साथ में, थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो यहाँ पर क्योंकि थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगा। ये पैराबोलिक पाथ ये इस तरीके से मान लीजिएगा, फाइनली जो है वो इस पॉइंट पर आके गिरेगा। तो बोला गया कि 2 सेकंड के बाद में ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 2 सेकंड के बाद में मान लो ये कुछ यहाँ पर पहुंचा, और इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसने टाइम कितना लिया, 2 सेकंड का टाइम लिया। और फिर बोला गया कि इससे 1 सेकंड के बाद में ये प्रोजेक्टाइल जो है हमारा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस दौरान पर इसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, ये पूरी हमारी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा फिर हमें यहाँ पर एज पर दी कंडीशन चूज करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, दूसरा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब जब ये प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लेगा, यानी कि यहाँ पर ये t/2 हो जाएगा। तो t/2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 1 सेकंड लिया, यानी कि t/2 इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3 सेकंड हो जाएगा। राइट, सो पहले तो हम लोग यही कंडीशन का यूज कर लेते हैं कि t/2 इज इक्वल टू ये हमारा 2 + 1 यानी कि 3 सेकंड हो गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 3 × 2 यानी कि ये बन गया हमारे पास में 6 सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2u/g इज इक्वल टू 6। तो देखिएगा यहाँ पर ये 6 को 2 से कैंसिल आउट करिएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये u/y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो u/y हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 3g, और g हमारा 10 है, यानी कि ये आ गया 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर/सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे प्रोजेक्टाइल की स्पीड तो चेंज नहीं होती है, यानी कि ये अगर यहाँ पर ux है, यहाँ पर ये हमारा vx है, तो ये vx जो है वो ux के बराबर ही है। और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है हमारी, वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू vy/vx। राइट, और vx हमारे ux के बराबर है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज vy/vx। vy की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी कि ये हो गया हमारे पास में uy - gt/ux। और uy की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 30 है। तो ये आ गया 30 - g हमारा 10 है, इंटू टाइम हमारा 2 है, अपॉन में ये ux हो गया, यानी कि ये क्या बन गया हमारा 30 - 20 अपॉन में ux आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में 10 अपॉन में ux। तो यहाँ से अब हमारे पास में ये ux की वैल्यू आ जाएगी। राइट, जब हम लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 10 अपॉन में ux। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ux इज इक्वल टू 10√3 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। तो हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ux है और वर्टिकल क्या है, uy है। तो ux और uy हमारे दोनों आ चुके हैं, uy 30 है और ux क्या है हमारे पास में 10√3। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज एज ux² प्लस uy² का पूरे का अंडर रूट ले लीजिएगा। सो इट विल बी अंडर रूट में ux हमारे पास में कितना है, इट इज 10√3, ये हमारा स्क्वायर हो गया, प्लस uy कितना है, दिस इज योर 30, तो ये 30 का स्क्वायर बन गया, ये इस प्रकार से।
ठीक है, तो दोनों से हम लोग यहाँ पर 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 10 हो गया, और ये √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और यहाँ पर क्या बच रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हुआ, तो ये आ जाएगा 10√12 इस प्रकार से। सो इट विल बी, देखिएगा ये 10 है, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 × 3 से, और √4 यानी कि 2, तो 2 × 10 ये बन गया हमारा 20, तो ये बन जाएगा हमारा 20√3 मीटर पर सेकेंड इस प्रकार से। तो इनिशियल स्पीड का, वेलोसिटी का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, फिर हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी चाहिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या कहेंगे हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू ui अपॉन में ये ux, ui हमारे पास में है 30 डिग्री और ux है हमारे पास में tan√3, तो देखिएगा ये 30 10 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 3√3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, एक √3 से √3 जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √3। सो थीटा कैन बी सेड टू बी एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग हमारे ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो स्पीड हमारी 20√3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20√3 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, गलत है, 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, पहला वाला, तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए, राइट। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन वगैरह रही है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और कोई अगर आपको फीडबैक वगैरह लगता है कि कोई पढ़ाने के रिगार्डिंग स्पीड आपको फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। कि कोई हमारी बॉल है, ठीक है ना, कोई एक सीढ़ी से, टॉप वाली सीढ़ी से u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रोल ऑफ कर रही है। सो इफ द स्टेप्स आर h मीटर्स हाई एंड b मीटर्स वाइड, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्पीड स्टेप इफ n इक्वल्स टू। तो अगर हमारे जो स्टेप्स है उसकी एक स्टेप की हाइट हमारी h मीटर है और इसकी जो एक स्टेप की विड्थ है वो हमारी b मीटर है, तो बताइएगा कि ये जो हमारी बॉल है वो कौन से स्टेप को हिट करेगी। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारे डायग्राम बना लेंगे ताकि सिचुएशन को समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे स्टेप्स कंसिडर कर लीजिएगा। इस तरह से हमारे स्टेप्स है। तो यहाँ पर ये टॉप पॉइंट पर ये हमारी बॉल है और यहाँ से ये मान लो कि एक ये u मीटर पर सेकंड से हमारी रोल ऑफ हुई है यहाँ से। सो दिस इज योर u मीटर पर सेकंड। इस स्टेप्स की एक स्टेप की हाइट h है और विड्थ जो है वो b है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारी बॉल है ये इस तरह से हवा में एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए फाइनली ये स्टेप के ऊपर में फॉल करेगी। तो हमें बताना है कि हमारा कौन से नंबर का स्टेप है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये हमारा nth स्टेप है, ठीक है, ये हमारा nth स्टेप है। तो जो ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा n टाइम्स b हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ये हमारी वर्टिकल हाइट हो जाएगी इस प्रकार से, है ना, समझ में आई बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रेंज ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, इट इज इक्वल टू NB, और रेंज हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। दैट इज वी कैन से कि हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज NB इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारे पास में NB अपॉन में U आ गया। अब हम लोग हाइट के लिए देख लेते हैं, टोटल इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी NH हो जाएगी।
और फ्री फॉल हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर देखें तो ये सिंपली आपका फ्री फॉल ही तो है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई स्पीड नहीं है। तो एन एच, ठीक है ना, या फिर वर्टिकल हाइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इससे हम लोग एन की वैल्यू को निकाल पाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में एन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी, ठीक है ना। टी की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, क्या है हमारे पास में एन बी अपॉन में यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एन एच इज इक्वल टू हाफ जी, स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ये यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक n से n कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये यू स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा और जी बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारी बन जाएगी एज 2h यू स्क्वायर अपॉन में ये जी बी स्क्वायर, इस प्रकार से। और इसको देखिएगा हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है, सो वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 2h यू स्क्वायर अपॉन में जी बी स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सवाल समझते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हिल इज 500 मीटर हाई, एक हमारे पास में हिल है, पहाड़ी है जिसकी हाइट 500 मीटर है। सप्लाईज आर टू बी सेंट अक्रॉस द हिल यूजिंग ए कैनन दैट कैन हर्ल पैकेट्स एट ए स्पीड ऑफ 125 मीटर पर सेकेंड ओवर द हिल। तो यहाँ से हमको हिल से सप्लाईज फेंकनी है, ठीक है ना, ग्राउंड से हिल को पार करते हुए हमारी सप्लाईज को फेंकनी है एक कैनन से, ठीक है ना, कैनन यानी कि एक तोप है। तो यहाँ पर ये किस मैक्सिमम स्पीड से फेंक सकती है, इट इज 125 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा ये जो सप्लाईज है वो जा सकती है। ठीक है, द कैनन इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल एंड कैन बी मूव्ड ऑन द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल कैन बी एडजस्टेड। तो हमारी जो कैनन है, जो तोप है, वो हिल से अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में 800 मीटर की दूरी पर है और इसको हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिल की तरफ ला सकते हैं, ठीक है ना, ताकि इसकी जो हिल से दूरी है उसको एडजस्ट किया जा सके। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच ए पैकेट कैन रीच ऑन द ग्राउंड अक्रॉस द हिल। तो कितने कम से कम टाइम में, ठीक है, हमारा जो पैकेट है हिल के एक साइड से दूसरे साइड में हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो और कहा गया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करिएगा। तो सबसे पहले हमारी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, ये तोफ को जो है, ठीक है ना, यहाँ से ये पूरी जो दूरी है हिल की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 800 मीटर दूरी है, ठीक है ना। ये यहाँ पर पहले मेंशन ही कर लेते हैं कि ये हमारी जो है पूरी ये हिल है और हिल के, ठीक है ना, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक इसकी कैनन की पहले दूरी कितनी थी, 800 मीटर है और हिल की हमें हाइट भी दे रखी है, ये हिल की हाइट है हमारी 500 मीटर। तो कैनन को जो है, ठीक है, यहाँ से कुछ हम लोग पास की दूरी में लेके आएंगे और कैनन की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये कैनन इस बॉल को यहाँ से, ठीक है ना, या फिर सप्लाई को फेंकेगी, उस दौरान पर सप्लाई की जो स्पीड रहेगी वो हमारी 125 मीटर पर सेकेंड ही रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ से कैनन आई, कैनन को रोक के फिर हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर कैनन से इन सप्लाईज को फेंक रहे हैं, लेट अस से कि हमने इनको इस तरह से फेंका, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये सप्लाईज जाएंगे और हिल के हाईएस्ट टॉप को जस्ट स्वीप करते हुए ये हमारे पैकेट जो है ये इधर एंड पे फॉल करेंगे, ताकि ये कम से कम टाइम ले पैकेट हमारा हिल के एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, जिस स्पीड से हमने यहाँ पर इसको फेंका है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट सफिशिएंट होना चाहिए कि इस हिल को कवर कर सके। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में यू वाई है,
ठीक है ना। ये हमारे पास में, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट तक जाने के लिए इसके लिए जो स्पीड होती है वर्टिकल में, जो इसकी स्पीड होती है, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। यानी कि ये जो हमारा ui है वो डेफिनेटली इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशन को हम लोग बात कर रहे थे करेंगे तो ui शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ui की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ui शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। वैल्यूज पुट करिएगा तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज, g की वैल्यू हमारी 10 है और हाइट ऑफ द हिल दिस इज आवर 500, यानी कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का अंडर रूट यानी कि इट इज 100। तो हमारे पास में जो कैनन से हमने ये जो सप्लाईज फेंकी है, इन सप्लाईज की वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कम से कम हमारी 100 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास में u जो है वो कितना है 125 मीटर पर सेकेंड। uy हमारे पास में आ चुका है कि कम से कम ये 100 हो, तो हम लोग ये ux निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो वी कैन से कि u स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो यहां से ux क्या आ जाएगा, ux इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस ये uy स्क्वायर हो गया। वैल्यूज पुट करिएगा तो ये आ गया हमारे पास में 125 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ये इस प्रकार से इज इक्वल टू, दोनों से हम लोग 25 कॉमन ले सकते हैं। 25 को अंडर रूट से 25 स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 बचेगा, अगर हमने 25 कॉमन लिया तो 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4, तो ये आपका 4 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से, ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंपल रहे। तो बाहर में ये आ गया हमारा 25, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, सो इट इज 25 माइनस 16 करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा और अंडर रूट 9 यानी कि 3 होता है। सो दिस इज 25 इंटू 3 यानी कि ये बन गया हमारे पास में 75 मीटर पर सेकेंड। तो जो सप्लाईज है इनकी स्पीड का, ठीक है, जिस स्पीड से इसको फेंका है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा 75 होना चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 100 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि हमारे पास में जो सप्लाईज है, ठीक है ना, वो हिल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेंगे, या फिर ये हिल के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसके लिए कितना टाइम लेंगे। तो डेफिनेटली इसके लिए जो हमारा यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी कवर कर रहा है, 500 मीटर, तो टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये आपका टाइम हो जाएगा, यानी कि हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए अब हम लोग यही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना हमारा टाइम ऑफ असेंट होता है उतना ही हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होता है। सो वी कैन से टाइम टेकन by supplies to reach the top of hill क्या हो जाएगा कि जैसे हमें पता है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और ये कितना होता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2h/g इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 इंटू हाइट है हमारी 500 डिवाइडेड बाय ये हमारा g की वैल्यू 10 पुट कर दिया। तो देखिएगा ये 0 से हमारा 0 चला गया, तो क्या बच गया हमारे पास में 2 इंटू 50 यानी कि ये आ गया हमारा 100, और अंडर रूट 100 यानी कि ये आ गया हमारा 10 सेकेंड। यानी कि जो सप्लाईज है वो कैनन से लेके हिल के हाईएस्ट टॉप तक पहुंचने में 10 सेकेंड लेंगे, ऑब्वियसली वापस जाने में भी ये हमारा 10 सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि 10 सेकेंड में अगर ये हॉरिजॉन्टल स्पीड 75 मीटर पर सेकेंड से हमारे सप्लाईज जा रहे हैं तो 10 सेकेंड में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, या फिर जो हमारी कैनन है वो हिल से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, इसको हम लोग अब देख लेंगे। कैसे कि हमारे पास में ये ux आ गया है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कि कैनन की जो है वो हिल से कितनी दूरी है। फिर हम लोग ये निकाल लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ये 800 मीटर से लेके इस पॉइंट तक पहुँचने में ये कितनी दूरी है और इसको कितना टाइम लगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैनन की जो है हिल से पोजीशन क्या है या फिर हिल से इसकी दूरी क्या है उसको निकाल लेंगे। सो हियर वी कैन से कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by supplies in 10 सेकेंड विल बी गिवन बाई, इसको x बोल लीजिएगा, क्या हो जाएगा ux इंटू ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट बोल लीजिएगा इज इक्वल टू ux हमारा 75 हमने ऑब्टेन किया और टाइम ऑफ एसेंट ये 10 है, यानी कि ये बन गया हमारा 750। तो कैनन जो है हमारे हिल से 750 मीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब ये है कि कैनन को जो है वो 800 से 750 मीटर की दूरी पर लाया गया, यानी कि 50 मीटर इसको ट्रेवल कराया गया, राइट। दैट इज वी कैन से कि देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय कैनन, ठीक है ना, कैनन को कितने डिस्टेंस से मूव कराया गया वो कितना हो गया, टोटल है हमारा 800 माइनस ये 750 हिल से दूरी, यानी कि कैनन को जो है बेसिकली अपनी लोकेशन से 50 मीटर की दूरी पर लेके आया गया और कैनन की जो चलने की स्पीड है वो हमारी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कैनन को हमारा इस पोजीशन 50 मीटर की दूरी पर चलाने के लिए इसको कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं अब। सो वी कैन से कि टाइम टेकन बाय कैनन टू कवर 50 मीटर, सो वी कैन से TC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है अपॉन में किस स्पीड से इसने मूव किया। सो टाइम इज योर बेसिकली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 50 अपॉन में 2 करेंगे तो ये हमारा 25 सेकेंड। तो यानी कि कैनन ने 50 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 25 सेकेंड लिया। तो ओवरऑल सिचुएशन में क्या हुआ कि कैनन यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ये 25 सेकेंड में इधर आई, फिर ये जो सप्लाई हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक हिल के हाईएस्ट टॉप पर पहुंचने के लिए इसने 10 सेकेंड लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में फिर इसने और 10 सेकेंड लिया। तो सभी टाइम को आप ऐड कर लीजिएगा, उसके लिए हमारे पास में सप्लाईज का टाइम आ जाएगा। सो इट इज 25 प्लस 10 यानी कि ये 45 सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज वी कैन से कि टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द कैनन प्लस टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डेसेंट इज इक्वल टू 25 प्लस 10 यानी कि ये बन गया हमारे पास में 45 सेकेंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें इसको तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन डी है विच इज 45 सेकेंड्स। तो आई होप ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे अब हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसको एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बॉटम से हमने शूट किया है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और इसके लिए ये हमारी x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है प्लेन के अलोंग में, ठीक है। बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस। अगर इसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन को 30 डिग्री बना देंगे और उसी स्पीड से इसको अगर फेंकें तो अब ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में हमारा x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो हमसे कहा गया है कि x1 इज टू x2 यानी कि x1 अपॉन x2 ये रेशियो क्या होगा ये आप बताइएगा। चलिएगा हमारी सिचुएशन को समझते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में इस तरह से ये हमारे पास में दो इंक्लाइन प्लेन थे। पहला वाला जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से नीचे से जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को शूट किया है, लेट अस से विथ सम इनिशियल स्पीड ऑफ u, ठीक है ना, u की इनिशियल स्पीड से इसको हमने फेंका है ये इस प्रकार से, और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा या फिर कुछ दूरी पर जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इस दौरान पर इसने जो डिस्टेंस कवर करी है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये हमें दे रखी है एज x1 डिस्टेंस ट्रेवल करिए। तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन है इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में जो एक्सेलरेशन इसके पास में आएगा
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग का कंपोनेंट आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा वन। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं जी साइन थीटा वन। तो यहाँ पर ऊपर वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिएगा और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लीजिएगा इस प्रकार से। फिर अगली वाली सिचुएशन, जब हमने इसी ऑब्जेक्ट को इसी स्पीड से, ठीक है ना, लेकिन अब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, थीटा टू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसी स्पीड से इसको फेंका गया है, दैट इज इसको u स्पीड से इस प्रकार से फेंका गया है। तो अब जो ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये अब हमारे पास में ये x2 दिया गया है, ठीक है ना, जब यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस बार इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में इसके जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा टू हो जाएगा और थीटा टू हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर भी इंक्लाइन के अलोंग में और इंक्लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंसिडर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे पहले केस के लिए बात करते हैं। तो इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एक्सेलरेशन इसके पास जी साइन थीटा वन है, हाईएस्ट जब इसके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। सो वी कैन से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड हमारी 0 हो जाएगी। सो वी कैन से v स्क्वायर हमारा 0 हो गया, दिस इज u स्क्वायर, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज माइनस जी साइन थीटा वन, और डिस्टेंस इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसको इधर लेके आ जाइएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2g साइन थीटा वन x1 इज इक्वल टू ये u स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा वन, और थीटा वन हमारे पास में 60 डिग्री है तो इसको 60 डिग्री यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, है ना, इस प्रकार से। सो इट विल बी यू स्क्वायर अपॉन में ये 2g, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 से 2 को कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि इक्वेशन हमारी हो जाएगी एज यू स्क्वायर अपॉन में √3g, इस प्रकार से ये x1 आ गया। सेम इसके लिए भी अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax2 ऐसे बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कवर कर लेगी तो इसकी स्पीड हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये इसको 0 पुट करिएगा और बाकी वैल्यूज पुट करिएगा। तो और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2g साइन थीटा टू, ये x2 हो गया। इस टर्म को इधर ले लीजिएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2g साइन थीटा टू x2 इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x2 क्या आ जाएगा, थीटा टू की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन 30 डिग्री, और इट विल बी यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो यहाँ पर ये 2 से 2 चला गया, यानी कि ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास में यू स्क्वायर बाई जी हो गया। अब हमें x1 इज टू x2 चाहिए, तो x1 अपॉन में ये x2 हो गया, और x1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, इट इज यू स्क्वायर अपॉन में √3g। तो इसको पुट करिएगा, यू स्क्वायर अपॉन में ये √3g, x2 डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा g अपॉन में यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये g से g को उड़ाइएगा, यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो है हमारा वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √3 या फिर 1:√3। और ऑप्शन में अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हमें देखने को मिल रहा है एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्या कह रहा है कि 2 bullets आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम rooftops of 2 buildings 100 meter apart and of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second। दो हमारे पास में बुलेट्स है जिनको हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, ठीक है ना, साथ में, और दोनों को एक दूसरे की तरफ फायर किया गया है एक रूफ टॉप से, ठीक है ना,
दो अलग अलग बिल्डिंग्स है जिनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 100 मीटर है और बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो 200 मीटर है और जो बुलेट्स जिस स्पीड से हमने इसको फायर किया है दोनों की स्पीड हमारी 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आगे कहा गया है कि व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड, तो कहां पर और कितनी देर बाद में ये जो बुलेट्स है एक दूसरे से कोलाइड कराएगी और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारी सिचुएशन को समझते हैं, है ना। तो देखिएगा सिचुएशन को समझते हैं, तो हमारी सिचुएशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारी बिल्डिंग्स है और दोनों बिल्डिंग्स की इंडिविजुअली जो हाइट है वो हमें बता रखी है एज इट इज 200 मीटर और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की जो दूरी है, राइट, दिस वन इज आवर 100 मीटर। ये कितनी है हमारी 100 मीटर। तो यहाँ पर ये एक बिल्डिंग से ये बुलेट फायर करिए, लेट अस से ये बुलेट ए है और दूसरे एंड से यहाँ पर इस बिल्डिंग से ये हमारी बुलेट बी को फायर किया गया। तो यहाँ पर ये देखिएगा, मान लीजिएगा आपकी ये राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट वाली जो डायरेक्शन है वो हमारी नेगेटिव है। तो अब हम लोग ये सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों बुलेट्स है कितने टाइम के बाद में एक दूसरे से कोलाइड करेगी। तो इसको हम लोग जो है हमारे रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। हम लोग हमारी सिचुएशन को बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि अगर हमारा बी एज एन ऑब्जर्वर हो तो ए को कोलाइड करने के लिए इसको यहाँ पर ऐसे सीधा, ठीक है ना, कितना दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी 100 मीटर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 100 मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो इस तरह से ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए हमारी बुलेट्स जो है वो जाएगी और ये बुलेट जो है वो इस तरह से ये इधर की तरफ ऐसे ये हमारा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगी। तो ग्राउंड से लेडस से जिस हाइट पर ये कोलाइड करेगी वो हमारी एच कंसिडर कर लो और वर्टिकली जितना ये ऊपर से नीचे डिस्प्लेस हुई होगी, ठीक है ना, या फिर वर्टिकल हाइट इसको हमारी वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कितने टाइम के बाद में ये एक दूसरे से कोलाइड करेगी। तो हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको देखें और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी हमारा ऑब्जर्व है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, ये हमारा 100 हो गया इस प्रकार से। और यू ए बी यानी कि ये आ गया यू ए माइनस यू बी, तो ये हमारा 100 है अपॉन में यू ए राइट की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो गया 25 माइनस यू बी लेफ्ट की तरफ है तो कितना आ गया, ये हमारा -25 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में इट इज इक्वल टू 100 अपॉन में ये हमारा 50 आ गया। और यहाँ पर ये देखिएगा ये 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ देयर कोलिजन विल बी 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद में ये दोनों बुलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करेगी। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं कि 2 सेकेंड में ये जो बुलेट है हमारी वर्टिकली कितनी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुई है। तो ऑब्वियसली दोनों सेम अमाउंट से वर्टिकली डिस्प्लेस हुई होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में इनके पास में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो हम लोग 2 सेकेंड के लिए इनके लिए फ्री फॉल वाले कंडीशन लगा सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे बुलेट ए के लिए आप लगा दो वही हमारे बुलेट बी के लिए भी लागू है। तो यू ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना, वर्टिकली इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाएगा हमारा नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर लो तो ए हमारा 10 हो गया इनटू टाइम ऑफ देयर कोलिजन इज 2 सेकेंड, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। तो एक 2 से 2 गया तो 10 इंटू 2 यानी कि आ गया हमारा 20 मीटर। तो y की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 20 मीटर, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो वी कैन से कि h इज इक्वल टू जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट थी बिल्डिंग की माइनस ये आपका बुलेट्स का y डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया 200 माइनस 20 यानी कि ये बन गया हमारा 180 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से हमारी ग्राउंड से,
सो वी कैन से इट इज 180 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और अब देखिएगा ऑप्शन में टाइम हमारा 2 सेकंड का है, ये 4 सेकंड ये कट गया, दे विल नॉट कोलाइड गलत हो गया। हाइट हमारी 180 मीटर और यहाँ पर 20 मीटर, तो हाइट ग्राउंड से ये ऑब्वियसली हमारी 180 मीटर है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हमारा हमको मिल रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे अब। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है। असर्शन कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज, कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो हमेशा ही मैक्सिमम रेंज की 25% होती है। मैक्सिमम रेंज यानी कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं उस दौरान हमारे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है। ठीक है, रीजन क्या कहा गया है कि फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। सीधी सीधी गलत बात है, 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज तो कवर करेगा ही नहीं, सीधा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत हो गया। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास में हाइट और रेंज के बीच की एक रिलेशन होती है, दैट इज मैक्सिमम हाइट अपॉन में हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अपॉन में 4। तो यहाँ पर ये हमारी मैक्सिमम हाइट और रेंज भी हमारी मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम रेंज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर देखने को मिलता है, तो थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे और tan 45 डिग्री की वैल्यू ये हमारी 1 होती है, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन में 4। और इसी को अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करना होगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर लो आप। सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 100, यानी कि ये कितना बन गया हमारे पास में 25% ऑफ आर मैक्स। तो यानी कि ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा एकदम सही हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज अनकरेक्ट, यानी कि सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल एकदम आसान है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कि अगर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को 98 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। बस वैल्यूज पुट करिएगा, u है हमारे पास में 98, तो 98 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, तो थीटा हमारा 30 डिग्री पुट कर दीजिएगा, अपॉन में g हमारा 9.8। तो देखिएगा 98 का स्क्वायर, इसको हम लोग 98 इंटू 98 लिख सकते हैं, इंटू ये आ गया हमारे पास में साइन 60 डिग्री अपॉन में 9.8। तो यहाँ पर ये 98 9.8 से 10 टाइम्स चला जाएगा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है √3/2। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो देखिएगा 98 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 49, तो 490 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 490 √3 मीटर इस प्रकार से। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज 490 √3 मीटर। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे पहुंचेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ ए रोप विच मूव्स विद ए वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। कि हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसको हम लोग एक स्मूथ प्लेन के अलोंग में इस रस्सी से बांधकर ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक को जो बेसिकली हॉरिजॉन्टली हम लोग इधर से इधर की तरफ लेके आ रहे हैं इस रस्सी की मदद से, और जो रस्सी है इसको v स्पीड के साथ में खींचा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, तो इस ब्लॉक की हमारी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पुली है, ठीक है ना, और ये हमारी डिस्टेंस जो है यहाँ से पुली तक ये y कंसिडर कर लो, ये
यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लॉक की इस पुली से दूरी हमारी x कंसिडर कर लो, ये पुली जो ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है ये लेंथ हमारी l कंसिडर कर लो। तो जैसे जैसे हमारी रस्सी को खींचा जा रहा है ये l आपका कम होते जा रहा है, x हमारा कम होते जा रहा है, लेकिन y में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, राइट। तो अगर हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये इसको अगर हम लोग हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्जर्व करें तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना, इसको आप इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वी कैन से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा एल स्क्वायर हो गया। दोनों साइड का हम लोग टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दैट इज वी कैन से कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर, इस प्रकार से। तो देखिएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई ये डी टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2l इंटू डी एल बाई ये डी टी हो गया। तो यहाँ पर ये x किस रेट से आपका चेंज हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा ब्लॉक की स्पीड हो गई, इसको हम लोग vx बोल सकते हैं। और dy बाई डी टी बात करें तो ये तो हमारा जो चेंज हो ही नहीं रहा है इसके बीच की डिस्टेंस, तो यानी कि dy बाई डी टी क्या हो गया, ये 0 हो गया। और dl बाई डी टी, ठीक है ना, यानी कि ये जो रस्सी है ये किस स्पीड के साथ में कम होती जा रही है, वो हमारी v है। तो dl बाई डी टी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज v है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इधर कंटिन्यू करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये हो गया हमारा 2x इंटू वी एक्स, 2x इंटू वी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया 2l इंटू वी। तो दोनों साइड से ये 2 से 2 को कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि यहाँ पर ये vx की वैल्यू आ जाएगी हमारी एल वी अपॉन में x। और ये देखिएगा इस l को नीचे ले लीजिएगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v अपॉन में x बाई एल। और अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल से ऑब्जर्व करें तो x हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और l क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है हमारा साइन थीटा। सो वी कैन से इट एज इक्वली इट इज v अपॉन में ये हमारा साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक की स्पीड हो गई, और इसको हम लोग देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए में हमें दिया गया है एज a इज इक्वल टू v अपॉन में साइन थीटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे अब हम लोग। अगला सवाल देखिएगा कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। असर्शन कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री द वैल्यू ऑफ r रिमेन्स द सेम ओनली द साइन चेंजेस। कि जब हमारे पास में थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री होता है तो हमारे रेंज की वैल्यू सेम होती है, एक के केस में पॉजिटिव होगी और दूसरे केस के में पॉजिटिव होगी, क्योंकि रीजन बोला गया है कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। चलिएगा एनालाइज करते हैं हमारी सिचुएशन को। देखिएगा रेंज का फॉर्मूला तो एकदम सही दिया गया है, क्या बोला गया, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में ये जी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि अगर हमारा थीटा 45 डिग्री है तो रेंज ऑब्वियसली हमें पता है कि ये हमारी मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा हमारा 45 डिग्री है, और ये क्या बन जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर अपॉन में ये जी आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसी सिचुएशन को हम लोग थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री के लिए एनालाइज कर लेते हैं। सो वी कैन से कि इफ या फिर फॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, इसके लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 135 डिग्री डिवाइडेड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये बन जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 135, यानी कि ये बन गया हमारा 270 डिग्री डिवाइडेड विथ जी। और साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमारी -1 होती है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो ये आ जाएगा, ये आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी आया था प्लस में, तो ये बस नेगेटिव में आ रहा है, तो यानी कि ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ आर मैक्स।
तो पहली वाली जो वैल्यू है वो क्या बोल रही है, दोनों के लिए वैल्यू हमारी आर रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ साइन बदलेगा। तो बिल्कुल ये हमारी सही बात है और इसको हमने इसी फॉर्मूले से ऑब्टेन किया है। तो कह सकते हैं कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। That is option A will be our correct, which says that both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस डीपीपी को, ठीक है ना, मोशन इन अ प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की चौथी डीपीपी को पहले पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आई होप इसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे, ठीक है ना। कहीं पर भी कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन लगे, आप प्लीज़ डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छा परफॉर्म करें, मेरी दिल से यही आपके लिए दुआ है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।